यार वो क्वेश्चंस मिल नहीं रहा, मैं थोड़ी देर में दे दूंगा। इन एनीवेज तुम्हें खुद से भी कहीं से क्वेश्चन मिले ना, तो उनको एक बार बनाओ और पूछो डाउट, क्योंकि उसमें उस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे ना, जिसमें वो ग्राफ वगैरह के बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो खुद से बच्चे नहीं बना पाते कभी कभी। कॉन्सेप्ट एक बार में उनको नहीं ग्रास्प होता, भले उनको लगता है कि समझते हैं। आज ईएमआई चालू करेंगे, और ये चैप्टर के साथ ही साथ काफी कुछ क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नया चैप्टर है, फिर से वही बात, नई उम्मीद। अभी तक अगर समझ में नहीं आया हो कुछ, तो ट्राई करना कि यहाँ से समझो, ठीक है। मतलब ये नया ही चैप्टर है ना, तो नहीं हो पा रही होगी तो। शाश्वत है क्या? ध्यान नहीं आ रहा है, मैं चेक करके हो रहा था। पढ़ना भी ऐसे, ये ध्यान नहीं आ रहा। देखो एक बार बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं। मैग्नेटिज्म की दुनिया में सबसे पहले हम लोगों ने ना ईएमएफ पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जिसको मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो बस मूविंग चार्जेस लिख देते हैं, फिर हमने मैग्नेटिज्म को पढ़ा, ठीक है। अभी हम लोग ईएमआई को पढ़ने वाले हैं। अब देखो, ईएमएफ में क्या पढ़े कि कहीं पे अगर करंट रहता है तो उसके चलते कहीं पे बी कितनी आती है, व्हाट इज द बी, ठीक है। इसके चलते व्हाट इज द बी, ये सबको पढ़ा हमने। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर कहीं पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बी, और अगर एक करंट कैरिंग वायर है, तो इसमें फोर्स कितना होगा, इसमें टॉर्क कितना होगा। समझ रहे हो? सिर्फ इतने ही क्वेश्चन का आंसर दिया हमने ईएमएफ चैप्टर में, एक्चुअली स्पीकिंग, ठीक है। फिर मैग्नेटिज्म चैप्टर में क्या पढ़ा हमने? अच्छा हाँ, इसमें हमने उनको कंपेयर भी किया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का डायपोल, मैग्नेटिज्म का डायपोल, कैसे रिलेटेड होते हैं, कैसे इनके बीच में कोई कंपैरिजन एग्जिस्ट होती है कि नहीं होती है, उसको हमने पढ़ा, ठीक है। ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व हो रहे हैं, तो उसके चलते बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड वगैरह रहेगा, क्या होता है गैरो मैग्नेटिक रेशियो वगैरह वगैरह, ठीक है। मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ा हमने कि कोई भी चीज़ के अंदर मैग्नेटिज्म आता क्यों है, मैटर्स में, है ना, मैटर में क्यों आता है। इसमें हमने पढ़ा कि डोमेन जैसी कोई चीज़ होती है, फेरोमैग्नेटिज्म कुछ होता है, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा कि अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों आता है, ठीक है। हमने क्यूरीज लॉ भी पढ़ा। सभी एक दूसरे में आपस में रिलेटेड चीजें हैं। हमने ये भी देखा कि इसके चलते जो मैग्नेटाइज होता है ये, ठीक है, तो कैसे यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि बी दो चीजों के चलते होता है, बी नॉट और बी मैग्नेटाइजेशन के चलते, ठीक है। फिर हमने बी एच कर्व पढ़ा हमने इसमें। अच्छा, इसमें ट्रांसफार्मर हम लोग को पढ़ना चाहिए था, बट उसको ईएमआई चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं, डोंट वरी। इनफैक्ट ईएमआई चैप्टर में पढ़ना ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे ये देखो, इसमें क्या पढ़े, करंट के चलते बी क्यों आता है। इसमें क्या पढ़े कि वो मैटर खुद मैग्नेटिक क्यों होता है, ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के चलते, बी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, ठीक है। बी के चलते ई कैसे आता है,
ओके। अभी हमने इसमें, तुम अगर समझ रहे होगे तो ई के चलते बी कैसे आता है ये पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते बी कैसे आ रहा है रफली हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, थोड़ा थोड़ा। कहीं पे करंट मूव हो रहा है, ठीक है, तो उसके चलते क्यू वी आर, ऐसा पढ़े थे ना, क्यू बी क्रॉस आर बाई आर क्यूब कुछ होता है करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है करके, एक मूविंग चार्ज के चलते। तो उस मूविंग करंट के चलते या फिर मूविंग चार्ज के चलते उस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने वाले सोर्स के चलते कैसे मैग्नेटिज्म आता है। एक और चैप्टर आएगा इसके बाद में, जिसका नाम रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मेनली हम लोग देखेंगे कि ई, ये इसका मेन डोमेन रहेगा वो, कि ई के चलते बी कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझो 10% पढ़ लिया है, बट 90% ऑफ द सिलेबस जो हमारे सिलेबस में है कि ई के चलते बी कैसे आता है ना। यहाँ पे तो तुम्हें फील हुआ भी नहीं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते भी आ रहा है, तो स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ई के चलते नहीं आ रहा था वहाँ पे, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बस वो करंट के चलते आ रहा था। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि नहीं नहीं यहाँ पे ई के चलते नहीं आया है करके, तो ठीक है, मान लेना सही बोल रहे हैं एक हिसाब से, क्योंकि ई के चेंजिंग के चलते भी यहाँ पे देखो करेंगे हम लोग, तो चेंजिंग हाउ मैग्नेटिज्म इज कमिंग इनटू पिक्चर। ठीक है, तो ये चारों चैप्टर मिला करके ना, इसके बाद एक और चैप्टर आएगा भाई, एसी एसी करंट। ठीक है, वो भी रहेगा। ये पांचों मिला करके मैग्नेटिज्म को कंप्लीट करते हैं हमारे 12th में। ये चैप्टर एक दिन का रहेगा, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगेंगे, और ये चैप्टर को 5 लेक्चर लगेंगे मैक्स में, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये दोनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर रहेंगे। ईएमआई में आते हैं, बी के चलते ई कैसे आता है। तो तुमने देखा होगा, कुछ प्रैक्टिकल यूजेस देख लेते हैं पहले, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कितने लोग के घर में इंडक्शन कुकर है, इंडक्शन हीटर, कुकर नहीं, इंडक्शन कुकर में ऐसा लगता है ना कुछ कॉइल वगैरह है अंदर में करके, फील किया हो कभी। उसके ऊपर हम कुछ बर्तन रख देते हैं हम लोग, है ना, और ये बर्तन कुछ स्पेशल टाइप के बर्तन होना चाहिए, ऐसा करके सुना होगा तुमने। ठीक है, प्लास्टिक के बर्तन रख दोगे तो काम नहीं चलेगा तुम्हारा। तो तुमने देखा होगा कि ऐसा फील किया होगा कि ये कभी हाई मैग्नीट्यूड की तरफ जा रहा है, कभी लो मैग्नीट्यूड की तरफ जा रहा है, कभी ज्यादा आवाज कर रहा है, कभी कम आवाज कर रहे हैं, ऐसा करके कुछ तो भी सुना होगा तुमने। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली चेंज करते रहते हैं, ऐसा फील करेंगे हम आज से इसको। ठीक है, कि ये अंदर में बाय द हेल्प ऑफ चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द करंट इट इज एबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी की वैल्यू को चेंज कर रहा है, और जब बी चेंज होता है कहीं पे, ठीक है ना, चेंजिंग बी के चलते ई आता है। ठीक है, ये बारे में पढ़ना है हम लोग को mainly। तो ये जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाई ट्रांसफार्मर कैसे काम करते हैं इसी बेसिस पे। ठीक है, हाउ ट्रांसफार्मर इज लिंक टू दिस सेम फिनोमिना। ठीक है, और हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या यूज जानते हैं। हम्म, अभी ये देखा एक्सपेरिमेंट कि यूट्यूब में बहुत फेमस रहता है, एक मैग्नेटिक वो रहता है छोटा सा बॉल, मैग्नेट है ये, नियोडियम मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कोई भी ले लो, नियोडियम और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जो बहुत पॉपुलर होते हैं। ठीक है, मुझे नाम स्पेलिंग याद नहीं आ रहा, बट शायद यही स्पेलिंग है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, मार्केट मतलब कोरबा के मार्केट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑनलाइन खरीद सकते हो। उसको जब ड्रॉप करते हैं तो ये अननेचुरल तरीके से काफी लेट निकलता है इस बार, देखे हो क्या। ये सर देखे सर हाँ देखे, कॉपर रॉड है ना वो। हाँ, ये कॉपर रॉड है, कोई कॉपर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कॉपर में इजीली पता चलेगा, तुम खुद रियलाइज कर पाओगे कॉपर में क्यों इजीली होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी करंट प्रोड्यूस होने का इफेक्ट होता रहता है, यहाँ पे भी करंट प्रोड्यूस होता रहता है। फिर मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि क्यों जब इसमें करंट है, करंट के चलते खाना पक जा रहा है, तो तुम उसको छूने पे हमें झटका क्यों नहीं मारता है। ये सिलेबस से बाहर है, बट एक बार ऐसे देखेंगे अपन। ठीक, एसी डीसी जनरेटर, हाँ वही ट्रांसफार्मर जब मैंने बोला तो उसमें एसी डीसी जनरेटर के यूजेस आ जाते हैं।
ठीक है। थोड़ा गलत बोल दिया ना, ट्रांसफार्मर में एसी डीसी का यूज नहीं आएगा। ट्रांसफार्मर में बस ये पता चलेगा कि कैसे ट्रांसफार्मर वर्क करता है, कैसे एक साइड से हम लोग स्टेप वोल्टेज को बढ़ा करके दूसरी साइड भेज सकते हैं। और कैसे जब घर के पास में कोई ट्रांसफार्मर लगा होता है तो वो बाहर से आने वाले हाई वोल्टेज करंट को लो वोल्टेज करंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फायदा क्या है इन सब बातों को वो भी देखेंगे। तुम्हें और फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए होगा तो हम चालू करते हैं। ठीक है, बट ये ब्रेन में ये वाला मैप बिठा करके रखो, क्योंकि ना यहाँ तक आते आते तो पागल ही हो जाते हैं लोग, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग कि भाई कब फील्ड आ रहा है कब फोर्स आ रहा है, गए हम तो। फिर यहाँ पे आते हैं तो और भी पागल हो जाते हैं, अब इसमें तो कुछ अलग ही आ रहा है बोलते हैं। ठीक है, तो EMI में तो फिर जान ही निकल जाती है। कंफ्यूजिंग है थोड़ा थोड़ा। सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या आवाज में? वॉइस नहीं आ रही ठीक से, वीडियो आ रही है ठीक से? और यस सर। आई एम नॉट हाँ क्यों नहीं वो आ रही? माइक्रोफोन का ही है सर वो। और पास लाऊं? ठीक है सर। चलो। अरे नहीं रह रहा है। अब ठीक आ रहा है क्या अभी, इतना मेरे को बताओ। हाँ सर। नहीं आएगा तो बताना, कैन मैनेज दैट। तो चैप्टर एक ऑब्जर्वेशन से चालू होगा। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, हम फिजिक्स या फिर कोई भी साइंस पढ़ते कैसे हैं, है ना? साइंस पढ़ने का एक तरीका है कि तुम पहले तो ऑब्जर्वेशन देखते हो और उस ऑब्जर्वेशन को फिर एक्सप्लेन करने के लिए कोई हाइपोथेसिस या फिर कोई थ्योरी रखते हो, है ना? ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए तुम कुछ थ्योरी रखते हो। ये थ्योरी अगर ये हाइपोथेसिस, है ना, तुम्हारा प्रपोजल अगर ज्यादातर ऑब्जर्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है तो वो थ्योरी बन जाएगी, वो एक लॉ बन जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पोस्टुलेट्स करेक्ट माने जाएंगे। अगर वो नहीं बन पाता है, ठीक है, लेटर से तुमने कोई थ्योरी दी और उससे सारे ऑब्जर्वेशन के कुछ ही हिस्से बस एक्सप्लेन हो पा रहे हैं लेटर से, ठीक है, फिर भी तुम्हारी थ्योरी को डिस्कार्ड नहीं कर दिया जाएगा। छोटे क्लासेस में ऐसा लगता है कि जो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन ना कर पाए जो थ्योरी, वो थ्योरी गलत है करके। ऐसा नहीं है, उसको डिस्कार्ड नहीं करते अगर वो ईजिली उतने पार्ट को समझा पा रहा था। समझ रहे हो ना? जैसे इतने पार्ट को बस इजिली समझा रहा था, पूरे 100 में से 30% को बस इजिली समझा दे रहा था, तो उसको डिस्कार्ड नहीं कर देंगे थ्योरी को। ठीक है, क्योंकि उतने चीज़ के लिए तो यूज़ हो ही सकता है छोटे बच्चों को समझाने के लिए। जैसे आज हमें जा करके पता चलता है भाई कि ग्रेविटी लाइट भी बेंड होती है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि बचपन की सारी चीज़ें जो चैप्टर में उनको काट दो फाड़ दो, सिर्फ आइंस्टाइन वाला पढ़ाओ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये थॉमसन। जे जे थॉमसन भी पढ़ाना पड़ता है भाई, क्योंकि वो भी समझ रहे हो कितना छोटा सोचा था बेचारे ने, कितना सिंपल सोचा था। खैर, इन एनी केस, तो अभी ना ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई। किसके द्वारा? फैराडे के द्वारा। यहीं से चैप्टर चालू होगा। इसको कहाँ से सूझा वो सब नहीं, इसने ऑब्जर्वेशन देखा और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ करने लग गया। ठीक है, अब इसने बोला क्या सुनो। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, पहले लिख लो, सुन लो पहले फिर देखेंगे। पासिंग थ्रू अ लूप चेंजेस विद टाइम और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कट, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कट बाय अ कंडक्टिंग वायर, then an EMF is produced in the loop or in the wire.
दिस ईएमएफ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. Sorry, this EMF is called induced EMF. ठीक है, इंड्यूस हुआ है, कहीं और से आया है उसमें, है ना, मतलब किसी एक्सटर्नल फैक्टर के चलते खुद में जग गया है, कहीं बाहर से दिया नहीं गया है. ठीक है, मैं दोबारा अपने वर्ड्स को ले रहा हूँ. बाहर से ईएमएफ लगाया नहीं गया है, उससे बॉडी में ही कहीं ना कहीं से ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया है. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा देर रुको, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें फ्लक्स एक बार रिवाइज कराना पड़ेगा. फ्लक्स याद है तुम लोग को? फ्लक्स एक जनरल कंसेप्ट है. फ्लक्स मतलब क्या होता है? कोई भी Rate फील्ड का, passing through area. हाँ, एनी एरिया का इंटीग्रेशन. ठीक है, ये फ्लक्स कहलाता है. अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई वो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस रहेगा, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना. और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वहाँ पे. ठीक है, किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि भाई फाई ई जो है वो क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है करके? ऐसा तो किसी को नहीं लगता होगा मेरे क्लास में पढ़ने के बाद में भाई. ठीक है, ये ओनली व्हेन कुछ ही स्पेशल केसेस में होता है ना. ओनली व्हेन हम लोग कुछ क्लोज्ड सरफेस लें. ठीक है, क्लोज सरफेस में तभी ऐसा होता है गॉस लॉ के चलते. ठीक है, क्लोज सरफेस कैसे हो सकते हैं? एक 3D क्यूब हो सकता है. क्यूब है तो 3D ही रहेगा, 3D क्यूब बोलने की जरूरत नहीं है. एक क्यूब हो सकता है, एक स्फीयर हो सकता है. ठीक है, बट फ्लक्सेस सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेसेस के लिए डिफाइंड है क्या? नहीं, फ्लक्स तो ओपन सरफेस के लिए भी डिफाइंड है. ठीक है, तो ये ऑलवेज बात नहीं है ये. ओके, ये हमेशा नहीं है, ओनली व्हेन ऐसा हो. नाउ ये, हाँ, ये हमेशा ऐसा होता है, ये ऑलवेज ऐसा. फर्क को समझो एक बार दोबारा तुम यहाँ पे. और ये जो है, ये सिंबल डाल देने से फर्क पड़ गया ना, ये हमेशा जीरो है, ऑलवेज. ठीक है, ये जीरो है क्या ऑलवेज? नहीं है वो, समझ रहे हो? और बताता हूँ जो नहीं समझ पा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि ये हवा में चल रहा है कुछ भी कुछ. ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस सरफेस में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पार हो रहे हैं. ठीक है, ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि इसमें से कितने मैग्नेटिक फील्ड पार हो रहे हैं. समझ रहे हो? बट ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोई भी क्लोज सरफेस में से कितने पार हो रहे हैं, है ना. अब सरफेस देखो कंप्लीटली क्लोज्ड है. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिमिलरली कोई भी क्लोज सरफेस में से कितने पार हो रहे हैं, है ना, जिसमें एक स्फीयर है ये. समझ रहे हो? तो फ्लक्स फ्लक्स तो 2D ऑब्जेक्ट्स 3D ऑब्जेक्ट्स दोनों के लिए डिफाइंड है. बट जब 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइन करो, क्लोज सरफेसेस के लिए डिफाइन करो, तभी वो या तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन का फॉर्म लेगा इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर जीरो का फॉर्म लेगा इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये दोनों ही गॉस लॉ है. ठीक है, ऊपर वाला गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, नीचे वाले को गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म बोल देंगे. यहाँ तक क्लियर है तो बताओ. यस सर. अब ऐसे मत बोलना कि भाई बता चुका हूँ, ये तुम्हारा लॉजिक गलत हो सकता है बट ये लॉ गलत नहीं होगा. ठीक है, ये हमेशा जीरो रहेगा. चलो, बहुत हुआ. अब यहाँ पे यही बोला गया कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, पासिंग थ्रू अ लूप
एक लूप रहे, कोई भी लूप, मतलब क्या हुआ, ये 2 डायमेंशनल हुआ। आर यू ओके विद दिस? लूप तो 2 डायमेंशनल होता है, चाहे वो ऐसा लूप रहे, चाहे वो ऐसा लूप रहे, चाहे वो स्क्वायर लूप रहे, ठीक है। चेंजेस इज द कीवर्ड, चेंज होना चाहिए, है ना। क्या चीज को चेंज होना चाहिए? फ्लक्स को चेंज होना चाहिए समय के साथ में, है ना। और दूसरा मेथड है ये, है ना। ये मेथड तो एक ये मेथड था, दूसरा मेथड है ईएमएफ प्रोड्यूस करने का। और व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कट बाय अ कंडक्टिंग वायर, जैसे मान लो कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, और अगर एक मैं रॉड को मूव कराऊं तो ये उन सभी वायर, उन्हीं सभी लाइंस को कट कर रही है। बस ये बात फील कर पा रहे हो? ठीक है, बस एक रॉड है, वो जब जाएगी तो इन सभी रॉड, इन सभी फील्ड लाइंस को कट करते जाएगी, जैसे समझ गए हो गया, है ना, कट कर रही है। ऐसा सोचो तुम्हारे घर में, जैसे ये मेरे 4 फिंगर्स जो है ना, ये 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मान लो, ठीक है। अब मैंने इनको ऐसे रखा हुआ है, और ये पेन जो है वो कंडक्टर है, और ये जब पेन गिरेगा तो इन सभी को कट करते हुए नीचे जाएगा, समझ पा रहे होगे तुम? ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं, है ना। ऐसा करने से झटका लगेगा क्या? देवेंद्र उसी चीज की क्लास में थोड़ा टाइम वेट कर ले, वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। झटका लगेगा अगर तुमने लूप को क्लोज्ड करके रखा हुआ है, मतलब करंट फ्लो होने दोगे तब होगा, ठीक है। करंट फ्लो होने के लिए दे दोगे तो होगा, झटका लगेगा। ईएमएफ आना, करंट फ्लो होना, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि दोनों अलग अलग बातें हैं। तुम एक बात बताओ, एक बैटरी जब तुम खरीद के लाते हो तो उसमें ईएमएफ रहता है क्या? ईएमएफ क्या होता है, जस्ट इन केस अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो, तो ईएमएफ मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये वही है, ये कोई अलग ईएमएफ नहीं आ चुका है, ठीक है ना। ये वही ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पहले फोर्स बोल बैठे थे, तुम्हें याद होगा, ईएमएफ एक मिसनोमर है, ईएमएफ नाम गलत है, ठीक है ना। ईएमएफ को देख करके लगता है फोर्स है, नहीं नहीं, फोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो एक बैटरी जब खरीद करके लाते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी खरीद करके लाओ, तो ऑफ कोर्स इसमें 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पे 0 वोल्ट होता है, यहाँ पे 12 वोल्ट रहता है, ठीक है। बट इसमें करंट रहता है क्या? ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है क्या कहीं पे? करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट कब फ्लो होता है? जब तुम इसको कनेक्ट कर देते हो एक्सटर्नल सर्किट से, ठीक है, तभी जाके फ्लो होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या जनरेट होगा? करंट जनरेट होगा, लिखा है क्या मैंने? करंट जनरेट होगा नहीं लिखा है, ईएमएफ इज प्रोड्यूस लिखा है मैंने, ठीक है ना। एक ईएमएफ आ जाएगी, इज प्रोड्यूस इन द लूप और इन द वायर, ठीक है। ये ईएमएफ बाहर से नहीं लाया गया है, ये खुद वायर के अंदर से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। उसी चीज के बारे में चैप्टर हाउ, कैसे हो गया। तो कैसे हो गया वो नहीं देखेंगे, हो गया तो उसके आगे क्या इफेक्ट्स हैं उसको देखेंगे, समझ रहे हो तो, ठीक है। क्यों हुआ है प्रोड्यूस उसको भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि वो वाला पार्ट हम इग्नोर कर देंगे, बट उसके बारे में मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर नहीं है ना। द मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर विल नॉट बी फोकसिंग ऑन हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये इसका रीजन आएगा लॉरेंस फोर्स से निकल करके कि क्यों प्रोड्यूस हो रहे, बियर विथ मी, ठीक है। ये फैराडे लॉ के 2 पार्ट थे, एक पार्ट लूप के बारे में बात किया करता था, एक पार्ट वायर के बारे में बात किया करेगा, ठीक है। और ये पहला स्टेटमेंट है उसके लॉ का। दूसरा स्टेटमेंट उसके लॉ का ये है, दूसरा स्टेटमेंट उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, इज इक्वल टू चेंज ऑफ मैग, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, थ्रू द लूप, ठीक है। अब ये हो कैसे रहा है उसको थोड़ा सा फील कराएंगे, कराऊंगा मैं। अभी रुक जाओ, अभी ईएमएफ को ना ई से ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ई से करना बिल्कुल मजबूरी नहीं हमारी, वी से कर सकते हैं क्योंकि वोल्टेज ही है ये, ठीक है। ये इतना रहेगा, माइनस क्यों आया इसके ऊपर में एक अलग लॉ है, ठीक है। तो फिलहाल बस माइनस है करके मान लो, डी फाइव बी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है।
कोशिश करो इसको याद करने का। जस्ट इन केस तुम भूल गए दोबारा, तो ये चीज होता है। ठीक है, फाइव भी ये है, बी डॉट डी। अब देखो, एक लूप ले लेता हूं मैं, एक सर्कुलर लूप ले लिया मैंने, सर्कुलर, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और जिस करंट के चलते ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो करंट की वैल्यू को तुम बढ़ा रहे हो, या फिर ऐसा सोचो कि इन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाते जा रहे हो। कोई कैसे भी करके बैकग्राउंड में कोई बंदा है जो इतनी मेहनत कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो बदलेगी यहाँ से फ्लक्स, तो किस रेट से बदल रही है उस रेट पे डिपेंड करेगा कि इस वायर में ईएमएफ कितना आएगा। ठीक है, आते जाते हैं। स्टेटमेंट टू का पार्ट ए ये है, स्टेटमेंट टू का पार्ट बी ये है। स्टेटमेंट टू का पार्ट ए तो लूप के लिए बोला, और पार्ट बी किसके लिए बोलेगा तुम गेस कर सकते हो, वायर के लिए, है ना, जो वायर मूव कर रही थी इसमें। ये बोलेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टिंग वायर इज इक्वल टू रेट ऑफ कटिंग। कटिंग वर्ड कुछ होता है क्या? इज इक्वल टू द रेट ऑफ कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, कटिंग वर्ड आई डोंट नो कटिंग वर्ड होता है कि नहीं, बट रेट ऑफ कटिंग ऑफ समझ लो। ठीक है, अपन को तो समझ में आया इंग्लिश की क्लास में, रेट ऑफ कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाय द रॉड। ठीक है, ये क्या बोला हुआ है कि ये किस रेट से कट कर रहा है, जैसे धीरे मूव करेगा ना, तो वो कम रेट से कट कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, और जोर से मूव करके फास्ट मूव करेगा तो ज़्यादा फील्ड लाइन को कट कर पाएगा इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आगे जा करके कि ये क्या होता है करके। फिलहाल लिख लेते हैं बस बी एल वी। ठीक है, बी एल वी, जिसमें बी कौन सा मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, लेंथ कितना है इसका खुद का, और जाने की स्पीड कितनी है। फिलहाल लिख लेते हैं, वी विल डिराइव दिस थिंग यूजिंग दिस। ठीक है, तो अभी बस हमने इतना सुन रखा है। ठीक है, हम चैप्टर के डीप में बिल्कुल नहीं गए हैं। देखो क्या बोला गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बदलेंगे तो ईएमएफ आएगा, और वो जो ईएमएफ आएगा उसका मैग्नीट्यूड किस रेट से बदल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, नो प्रूफ रिक्वायर्ड फॉर दिस, ये पहले ही देख लीजिए। ये उसके दिमाग की खोज है। ठीक है, ये उसके दिमाग की खोज है फैराडे के, इसका प्रूफ नहीं बताएगा वो। इतना होता है करके उसने बता दिया है, ये लॉ है, यहीं से चैप्टर चालू होता है। लेट अस डाइव इनटू द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। अब इतना याद रखो तुमको, जो ईएमएफ होता है ना, वो माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, अभी इतना ही याद रखो। अच्छा, अगर मैं मैग्नीट्यूड के बारे में पूछूं तो तुम्हें माइनस बताने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा ये, माइनस क्यों आएगा उसको देखेंगे थोड़ी देर में। मैग्नीट्यूड वाइज बस बात करना अभी तुम मेरे से। और मैं डी फाइव बाई डी टी सीधे लिख रहा हूँ, डी फाइव बी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा ना, अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग तो नहीं आएगा ऐसे ही नहीं। समझ रहे हो?
तो यहाँ पे 5 से 5b को डिनोट करें। नाउ लेट अस से एक जगह पे लूप रखा हुआ है और ऐसे करके मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए हैं। बी 10 टेस्ला है फिक्स। तो इस केस में कोई ईएमएफ आएगा क्या? ये कैसे कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से चले जा रहे हैं, आएगा ठीक है। नहीं आएगा इस केस में, सिंस जीरो है। पहले बात तो फ्लक्स ही जीरो है, ठीक है। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, सारे क्वेश्चन को देखते जाना क्विकली। यहाँ पे बी जो है ना वो 10 टेस्ला 10 टी टेस्ला है। डिफरेंस समझ रहे हो? 10 टी मतलब समय, टी इक्वल टू 0 सेकंड में कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये 0, टी इक्वल टू 1 सेकंड में 10 टेस्ला है, टी इक्वल टू 2 सेकंड में 20 टेस्ला है, ठीक है। इस केस में ईएमएफ कितना रहेगा? फिर से जीरो रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि जीरो कोई भी फील्ड लाइन तो क्रॉस ही नहीं कर रही है, फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही है ना, नॉट क्रॉसिंग। ये हमने कई हजार बार डिस्कस किया है कि क्रॉस होने चाहिए। चलो आई विल वेट हियर फॉर द न्यू स्टूडेंट्स जिनको ये पता ना हो कि फ्लक्स कैसे देखते हैं। स्नेहा, आर यू अवेयर ऑफ दिस कंसेप्ट कि फ्लक्स कब उसको काउंट करते हैं, कब नहीं काउंट करते हैं, फील्ड लाइन को फ्लक्स में कब काउंट करेंगे, कब नहीं करेंगे? नो सर। तो इसके बिना तो आगे जा ही नहीं सकते थे, तो तू चुपचाप बैठ कर क्या कर रही थी, मैगी खा रही थी? तो चलो कोई बात नहीं, एक अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक प्लेट रखा हुआ है और ऊपर से तुम ऐसा मान लो कि बारिश हो रही है, ठीक है, और ये प्लेट पोरस है। कैसा एग्जांपल दूं? चलो ये प्लेट जो है पोरस है मान लो, तो यू विल डेफिनेटली सी कि रेन वाटर जो है वो पार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी जितनी फील्ड लाइंस है ना वो उनको हम लोग फ्लक्स में काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे ठीक है सबको काउंट करेंगे, मान लो ये एरिया जो है 2 मीटर बाई 3 मीटर का है और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन 10 टेस्ला है तो यहाँ पे फ्लक्स को बोलेंगे, फ्लक्स होता क्या है, बी इंटू ए होता है सिंपलेस्ट टर्म में। वैसे हम लोग अभी तक ये लिख रहे थे, ठीक है, बट सबसे सिंपल टर्म इसका ये होगा एस डी एस। वैसे एरिया एलिमेंट है ना, डीए भी लिख सकता हूँ बट डीएस बुक में नोटेशन दिया जाता है इसलिए मैं डीएस लिखता हूँ। डीए भी देते हैं, ऐसा नहीं कि डीए नहीं देते, बट टफ नोटेशन मैं बता दूंगा तो तुम्हें इजी नोटेशन तो समझ में ही जाएगा, ठीक है। तो जब समझ रहे हो, जब बी कांस्टेंट रहे, जब डीएस कांस्टेंट रहे, जब कॉस थीटा भी जीरो रहे, कॉस ऑफ जीरो रहे, ठीक है, कॉस ऑफ 0 डिग्री, ये ये कैसे देखा करते थे 0 डिग्री, एरिया वेक्टर देखा करते थे पहले। और एरिया वेक्टर के साथ में एरिया वेक्टर किधर भी मान सकते हो ना तुम, याद रखना, ऊपर भी मान सकते हो नीचे भी मान सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। तो नीचे मान लो जिधर के डायरेक्शन में बी है, तो बी और ए के बीच में कितना एंगल है यहाँ पे, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 0 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बी डी एस कॉस जीरो लिखे, उसको बाहर निकाले बी को, क्योंकि बी कांस्टेंट है यहाँ पे, सारे छोटे एरिया को जोड़े तो बी इंटू ए निकल करके आया। तो ऐसे में काउंट करते हैं, है ना। फ्लक्स इज एज सिंपल एज काउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, काउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स इज काउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग, क्रॉसिंग इज द कीवर्ड, है ना, क्रॉसिंग द सरफेस, ठीक है। कब क्रॉस नहीं होगा ये सोचो कि मान लेते तुम्हारे घर में बारिश हो रही है, तो जो साइड दीवार से जो पानी गिर जाते हैं ना, दीवारों से स्लाइड होकर के, वो तुम्हारे दीवार को क्रॉस करते तो नहीं है कभी भी। अगर एकदम साइड में ही गिर जाए तो ग्रेज कर रहे हैं बोलते हैं हम, समझ रहे हो, मतलब उसके ऊपर चलना बट उसके अंदर एक्चुअली ना घुस जाना। जैसे कि इस पेन को सोचो, ये जब मेरे पाम के ऊपर रखा हुआ है तो मेरे पाम के थ्रू घुस करके क्रॉस तो नहीं कर रहा है,
तो मैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, ठीक है। जब ये क्रॉस कर जाए इस तरीके से, तब वो मेरे पाम के थ्रू गुजर रही है, तब मैं इसको फ्लक्स में काउंट करूंगा, ठीक है। तो रेन ड्रॉप्स विच ट्रिकल थ्रू द वॉल्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्लक्स। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या आशीष? दोबारा कनेक्ट